So, dear students, today we are going to start the revision of the vouching and verification topic. And vouching बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जाम्स में. इसमें वाउचिंग और वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस एवरी टर्म में आपको एग्जाम्स में रहेंगे. सारे टर्म में एग्जाम्स में क्वेश्चंस रहते हैं. सबसे पहले हम लोग वाउचर का मीनिंग क्या होता है यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? वाउचर क्या होता है? वाउचर पीस ऑफ सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस. ये एक एविडेंस है, ट्रांजेक्शंस का एविडेंस का प्रूफ एविडेंस है इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड. in the form of a written record of expenditure, disbursement, completed transactions. जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे हो रहे हैं उन सभी ट्रांजेक्शन्स का, एक्सपेंडिचर का, जो मनी डिसबर्समेंट हुआ है, इनका एविडेंस जो कि पीस ऑफ पेपर होता है, एक एविडेंस के तौर पे होता है जिसको हम लोग वाउचर बोलते हैं. एग्जांपल्स ऑफ वाउचर में क्या है? जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, कैश मेमो आपको मिलता है, वह वाउचर है. सेल्स इनवॉइस, परचेज रिक्वेजिशन स्लिप, परचेज इनवॉइस, गेटकीपर्स नोट, बैंक पेइंग स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, मिनट्स बुक एक्सेट्रा. इन सभी को हम लोग मिलाकर के क्या बोलते हैं? इन सभी चीजों को ही हम लोग वाउचर्स बोलते हैं. ठीक है. वाउचर क्या होता है? एक ये एविडेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर, डिसबर्समेंट, कंप्लीटेड ट्रांजेक्शंस का प्रूफ होता है ये वाउचर. अब वाउचर के कितने टाइप होते हैं इसको हम लोग देखेंगे. वाउचर का एग्जांपल्स इतने सारा हमने दिया है, इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर से याद रहने चाहिए. कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर से इसमें से याद रहने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर्स. वाउचर्स के कितने टाइप होते हैं? टाइप्स ऑफ वाउचर. वाउचर का जो फर्स्ट टाइप है ओरिजिनल एंड कोलैटरल वाउचर्स. ओरिजिनल एंड कोलैटरल वाउचर्स. ये क्या होता है? ओरिजिनल वाउचर्स को हम लोग प्राइमरी वाउचर्स भी बोलते हैं. ओरिजिनल वाउचर्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी वाउचर्स एंड देयर कॉपीज और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड द. और ओरिजिनल वाउचर की जो कॉपी होती है उसको हम लोग कोलैटरल वाउचर बोलते हैं. जैसे कई बार आप शॉप में देखते हो एक कार्बन कैश मेमो अपने पास शॉपकीपर रख लेता है और आपको ओरिजिनल वाला आपको दे देता है. तो जो उसके पास रह जाता है डॉक्यूमेंट्स, उसकी कॉपीज या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, वह कोलैटरल वाउचर्स होता है. ओरिजिनल वाउचर को प्राइमरी वाउचर बोलते हैं एंड उसकी कॉपी या उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज आर नोन एज द कोलैटरल वाउचर्स. उसको हम लोग कोलैटरल वाउचर्स बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाउचर्स. इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाउचर्स. वाउचर्स में जनरेट इनसाइड द कंपनी. इनसाइड द कंपनी जो जनरेट होता है वाउचर्स उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाउचर्स. और जो आउटसाइड द कंपनी जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर्स. वाउचर्स which generate inside the company is the internal voucher और which generate outside the company is the external vouchers. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बच्चों मिसिंग वाउचर्स. मिसिंग वाउचर्स क्या होता है? देखिए, अ मिसिंग वाउचर्स कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग. कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग. मिसिंग कैश मेमो हो सकता है, मिसिंग पेज इन द कैश कलेक्शन स्टेटमेंट. कैश कलेक्शन स्टेटमेंट का कोई मिसिंग पेज भी मिसिंग वाउचर्स का एग्जांपल है. अब मिसिंग वाउचर्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग. ध्यान से देखोगे इसको. मिसिंग कैश मेमो भी हो सकता है, मिसिंग पेज इन द कैश कलेक्शन स्टेटमेंट भी हो सकता है, मिसिंग इनवार्ड चलान फॉर गुड्स रिसीव्ड भी हो सकता है, मिसिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर मटेरियल भी हो सकता है, मिसिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी हो सकता है, एंड मिसिंग रिजोल्यूशन टू ऑथराइज इंक्रीज इन द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी भी हो सकता है, मिसिंग बैंक स्टेटमेंट फॉर अ डे और फॉर अ मंथ ये भी हो सकता है. ये सभी मिसिंग वाउचर्स के एग्जांपल्स हैं. ये सभी हमने जो बताया ये मिसिंग वाउचर्स के एग्जांपल्स. और वाउचर्स मिसिंग कैसे हो सकते? कोई वाउचर अगर मिसिंग वाउचर्स कैसे बन जाता है, मिसिंग वाउचर्स कैसे हो जाता है, इसका क्या कारण है? कॉजेस ऑफ द मिसिंग वाउचर्स क्या है मेरे बच्चों? देखो यहां पर अ वाउचर कुड बी मिसिंग ड्यू टू द रॉन्ग और केयरलेस फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. रॉन्ग और केयरलेस फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. अगर डॉक्यूमेंट्स का रॉन्ग या केयरलेसनेस के साथ अगर फाइलिंग हो रहा है तो वाउचर्स मिसिंग वाउचर हो सकता है. एग्जांपल मिसिंग बैंक स्टेटमेंट फॉर अ डे और अ मंथ, मिसिंग टीडीएस सर्टिफिकेट. ये रॉन्ग फाइलिंग या केयरलेसनेस
के साथ फाइलिंग करने की वजह से ये वाउचर जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग मिसिंग वाउचर नाम देते हैं। फिर अनइंटेंशनल नॉन अवेयरनेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होना, अनइंटेंशनल तरीके से उसका मिसिंग होना। एग्जांपल, मिसिंग रिजोल्यूशन टू ऑथराइज इंक्रीज इन द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी। मिसिंग रिजोल्यूशन टू ऑथराइज इंक्रीज इन द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने बोरोइंग पावर को इंक्रीज करने के लिए जो रिजोल्यूशन पास करे, उस रिजोल्यूशन को ऑथराइज तरीके से पास नहीं किया जाना, मिसिंग वाउचर है। एक्सीडेंटल फायर, लॉस्ट अदरवाइज, ये सब क्या है हमारा वाउचर, मिसिंग वाउचर्स के कॉजेज है, ये सभी मिसिंग वाउचर्स के कॉजेज है। फिर इंटेंशन टू हाइड द मिस अप्रोप्रिएशन बाय अ पर्सन। कोई पर्सन ने अगर मिस अप्रोप्रिएशन कर रखा है, ये लिखने आएगा क्या? हाँ जी, लिखने आएगा, तभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है भैया, लिखने आएगा तभी पढ़ा रहा हूं। इंटेंशन टू हाइड द मिस अप्रोप्रिएशन बाय अ पर्सन। एग्जांपल, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द परचेज। अगर कोई पर्सन ने मिस अप्रोप्रिएशन कर रखा है और उसको इंटेंशनली हाइड करना, इसके वजह से वाउचर्स मिसिंग हो सकते हैं। जैसे कि परचेज इनवॉइस रिसीव्ड, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ द परचेज इनवॉइस रिसीव्ड लेटर बट गुड्स रिसीव्ड एंड टेकन इन स्टॉक। परचेज इनवॉइस जो रिसीव हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, लेकिन गुड्स को स्टॉक में ले लिया जा रहा है, मिसिंग कैश मेमो एक्सेट्रा। The auditor should be careful and should carry out the cross verification process. ऑडिटर को इसके लिए क्या करना चाहिए? ऑडिटर को केयरफुल तरीके से, और इन सारे ट्रांजैक्शंस का जितने मैंने वाउचर्स के एग्जांपल्स बताए, उसमें अगर कुछ भी मिसिंग स्टेटमेंट उसको ऐसा लग रहा है, तो ऑडिटर को इसको वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए फ्रॉम द अदर सोर्सेस एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी एबल टू फॉर्म अ फर्म ओपिनियन इन द केस ऑफ द मिसिंग वाउचर्स। The auditor should qualify his report. क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया है कि कुछ भी अगर लिमिटेशंस रहेंगे ट्रांजैक्शंस में, तो ऑडिटर्स कैसा रिपोर्ट प्रिपेयर करता है? क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। एंड ऑडिटर शुड क्वालिफाई हिज रिपोर्ट और गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन इन दिस केस, और मे गिव एन एडवर्स रिपोर्ट भी दे सकता है। अगर बहुत ज्यादा खराबी देखेगा, ज्यादा मिस अप्रोप्रिएशन, गड़बड़ी देखेगा, तो ऑडिटर्स क्या कर सकता है? ऑडिटर्स ऐसे सिचुएशन में एडवर्स रिपोर्ट भी सबमिट कर सकता है। Adverse report with reasoning on a particular issue depending on the materiality of the missing voucher as necessary evidence on the issue। कि कोई मैटर के ऊपर जो एकदम नेसेसरी एविडेंस था, उस नेसेसरी एविडेंस को ही गायब कर दिया गया, देन ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे। सो ऐसे सिचुएशन में वह क्या करेगा? एडवर्स रिपोर्ट अपना प्रिपेयर करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वाउचिंग, ठीक है ना। वाउचिंग क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। वाउचिंग क्या होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। देन वाउचिंग क्या होता है? द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग ऑल डॉक्यूमेंट्री वाउचर्स। एविडेंस मतलब वाउचर्स। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग ऑल एविडेंस इज रेफर्ड एज द वाउचिंग। वाउचिंग का मतलब क्या होता है? वाउचर को एग्जामिन करने के प्रोसेस को, जब आप एज आर्टिकल असिस्टेंट काम करते हो तो आपको ये सारे काम करने होते हैं। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द ऑल एविडेंस और वाउचर्स इज नोन एज द वाउचिंग। इट्स बेसिक ऑब्जेक्ट इज टू एस्टैब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। हम लोग वाउचिंग क्यों करते हैं? जो वाउचर्स है उसका एग्जामिनेशन करना, ट्रांजैक्शंस वाले डॉक्यूमेंट्स को, ये ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शंस हुए हैं या नहीं, इसको एग्जामिन करने के प्रोसेस को हम लोग वाउचिंग बोलते हैं। एंड इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? वाउचिंग करने के ऑब्जेक्ट क्या होती है? वाउचिंग करने का ऑब्जेक्ट होता है कि ट्रांजैक्शंस के ऑथेंटिसिटी को, मतलब ट्रांजैक्शंस फुल प्रूफ करेक्ट ट्रांजैक्शंस हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसको ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए किया जाता है इन द प्राइमरी बुक ऑफ द अकाउंट्स। नेक्स्ट, वाउचिंग इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग और मे बी टर्म्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। अब समझ रहे हो इसको? वाउचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। एसेंस ऑफ ऑडिटिंग है ये, और बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का टीमिंग, लैडिंग और लैपिंग। इन तीनों को आप ध्यान से समझेंगे। टीमिंग एंड लैडिंग इज अ कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। टीमिंग एंड लैडिंग मेथड क्या होता है? टीमिंग एंड लैडिंग इज अ कॉमनली फॉलोड मेथड होता है, कॉमनली फॉलो किया जाता है।
किसके लिए किया जाता है? कैश के मिस अप्रोप्रिएशन के लिए किया जाता है। टिमिंग एंड लेडिंग इज अ कॉमनली फॉलोड मेथड ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय द कंसीलिंग कैश शॉर्टेज एंड कवरिंग देम थ्रू द रिकवरीज फ्रॉम अनदर कस्टमर। कैश का शॉर्टेज हो गया, हमने किसी जगह पे कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, कैश शॉर्टेज पड़ रहा है, तो उसको उस टाइम पे मिला करके दिखाने के लिए दूसरे कस्टमर से कलेक्ट करके कैश मिला के दिखा देना, दूसरे कस्टमर से कलेक्ट करके कैश मिला करके दिखा देना, इसको टिमिंग एंड लेडिंग प्रोसेस बोलते हैं। जहां पर कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, कैश में शॉर्टेज आ रहा है, उस शॉर्टेज को दूसरे पार्टी से रिसीव्ड कैश से फुलफिल करके और कैश को दिखा देना कि हाँ कैश करेक्ट है, इसको हम लोग टिमिंग एंड लेडिंग प्रोसेस बोलते हैं। टिमिंग एंड लेडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है भाई, ऐसा होता है। टिमिंग एंड लेडिंग मे नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ये फ्रॉड नहीं भी हो सकता है, बट एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट की वीकनेस यहां पर सामने आती है, मैनेजमेंट की वीकनेस यहां पर सामने आती है। ये फ्रॉड नहीं है, मे नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट हुआ ना, नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट हुआ ना, and weakness in the internal check or control may lead to substantial amounts being misappropriated by the cashier। ऐसा हो सकता है। टिमिंग एंड लेडिंग अगर बहुत छोटे लेवल पे ऐसा हो रहा है कि कुछ कैश शॉर्टेज हो रहा है, दूसरे पार्टी के कैश रिसिप्ट से उसको मैच करके शो कर दिया जा रहा है, तो ये फ्रॉड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मैनेजमेंट का वीकनेस सामने आ रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल जो मशीनरी है कंट्रोल करने की, ये मशीनरी सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा। मशीनरी दैट मींस द मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट वर्किंग इन अ वेल मैनर। So timming and leading may not amount to fraud, but negligence on the part of the management and weakness in the internal check or control may lead to substantial amount being misappropriated by the cashier। हो सकता है in future में कोई बड़ा घपला हो सकता है। So this may result in a huge loss if he is not in a position to clear the debt when caught। ठीक है, अगर छोटे छोटे अमाउंट्स में मिस अप्रोप्रिएशन आना शुरू होता है, मैनेजमेंट उसको इनिशियल लेवल पे अगर नहीं पकड़ पाता है, तो आने वाले टाइम पे बड़े मिस अप्रोप्रिएशन हो सकते हैं कैश के। और कैशियर इसमें पकड़ा जब जाएगा, तब अगर वह उस पोजीशन में नहीं है कि वो उसके ऊपर जो डेप्ट लगाया जा रहा है कि भाई इतने रुपए का कैश का तुमने मिस अप्रोप्रिएशन कर रखा है, और उस टाइम पे अगर वह सिचुएशन में नहीं होगा देने के लिए, तो क्या हो जाएगा, कंपनी के लिए बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो जाएगा ये। सो इसको ध्यान से देखना होगा। इसके बाद से देखो ऑडिट ऑफ रिसिट्स। मेरे बच्चों, हमें आपको रिसिट्स का, पेमेंट्स का, इसके बाद से आपको एक्सपेंडिचर का, इन सब का मैं दिया हूं, लेकिन आपको अलग अलग, जैसे अलग अलग थिंग्स का आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए आता ऑडिट, मतलब उसका वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग के बारे में। तो आपको मैं जितना पढ़ा रहा हूं, ये ऐसा पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो आप दूसरे वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग में भी यूज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरे पॉइंट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप जरूर से अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से जाकर के कुछ वहां पे एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं अदर्स किसी ट्रांजैक्शंस का, एसेट्स का वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस, उसको आप जरूर से पढ़ लेंगे। ठीक है, अदर्स एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सबका दिया हुआ है, ज्यादा पॉइंट्स दिया हुआ है, उतना पॉइंट्स मैंने इसमें नहीं लिया, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स उठाया है वो कॉमनली सभी वेरिफिकेशन वाउचिंग में यूज किया जा सकता है, ऐसा पॉइंट्स हमने लिया है। ठीक है, तो आप उसको भी पढ़ लेंगे तो ज्यादा, जितना आप रीड करेंगे उतना ज्यादा पॉइंट्स आप इसमें, पता ही आप लोगों को सफलिंग करके इसका पॉइंट उसमें जाकर के लिख करके मैनेज हो सकता है, तो आपको वैसे तरीके से करना है। ऑडिटिंग ऑफ रिसिट्स, कैश सेल्स का हम लोग, रिसिट्स कब होता है, जब हम कैश सेल्स करते हैं तो रिसिट्स होता है, जब हम कैश में सेल्स करते हैं अपने गुड्स को तब हमें रिसिट्स होता है। और कैश सेल्स का यहां पर मैं ऑडिटिंग आपको बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जामिन ऑथराइजेशन लेवल ऑफ मेकिंग कैश सेल्स एंड रिसीविंग द अमाउंट। एग्जामिन ऑथराइजेशन लेवल ऑफ मेकिंग कैश सेल्स। ऑथराइजेशन लेवल को पहले कैश सेल्स हुआ है कि नहीं करेक्टली, और कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, इसको चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा सबसे पहले। फिर एग्जामिन फ्यू बिल्स इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रेट। कुछ बिल लगातार चेक किया जाएगा, जैसे अगर मान लो हम अपने शॉप से या अपने मतलब सेलिंग पॉइंट से हम कोई भी गुड्स अगर सेल कर रहे हैं, तो एक टाइप का गुड्स हम एक ही रेट पे सारे कस्टमर को सेल करेंगे, ना कि सबके लिए रेट बदल बदल के करेंगे। क्या आप लोगों का फी सबसे अलग अलग लिया जाता है ना, सबका फी एक ही है, सबका फी एक ही है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
एक्यूरेसी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस को चेक करने के लिए कि कोई मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है ना, एक्यूरेसी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शंस को चेक करने के लिए एग्जामिन फ्यू बिल्स, कुछ बिल को चेक किया जाएगा ताकि उसका रेट, अमाउंट, डिस्काउंट और टैक्स कंप्यूटेशन को सही तरीके से सारे बिल्स में एक जैसे हुए हैं कि नहीं, इसको एग्जामिन किया जा सके। तो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन we will check, मतलब that means the auditor will check the few bills in order to check the accuracy of the rate, amount, tax, discount, etc. Next, examine the cash sales summary books. जो कैश सेल्स हुए हैं उसके समरी बुक को एग्जामिन करना। विद द वॉल्यूम ऑफ द कैश सेल्स इज द वॉल्यूमिनस। अगर बहुत ज्यादा कैश सेल्स हो रखा है, बहुत ज्यादा कैश सेल्स अगर हो रखा है, देन कैश सेल्स समरी बुक को चेक किया जाएगा। कैश सेल्स समरी बुक को भी ऑडिटर चेक कर सकता है। कैश सेल्स नीड टू बी वेरीफाइड विद कार्बन कॉपी ऑफ द कैश मेमो। कार्बन कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया, जो कैश मेमो होता है, आपको मैंने बोला कि जब भी शॉपकीपर आपको बिलिंग करता है, आपको पेमेंट्स आप बिलिंग करके आपको देता है, तो उसकी कार्बन कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी वो अपने पास भी रखता है। तो उस कैश सेल्स जो आपके हुए हैं उसको कार्बन कॉपी के साथ भी वेरीफाई किया जाएगा। दैट मींस मैच करके देखा जाएगा कि हाँ, आपने जो कैश सेल्स समरी बुक में जो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, वो कैश ट्रांजैक्शंस आपके कार्बन कॉपी ऑफ द कैश मेमो से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। एंड एग्जामिन विद द एंट्री मेड इन द कैश बुक विथ रेफरेंस टू द डेट ऑन मेमो। ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा। एग्जामिन विद द एंट्री मेड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री किया गया है विथ रेफरेंस टू द डेट ऑन द मेमो। मेमो मतलब कैश मेमो के जो कार्बन कॉपी है उसके डेट के रेफरेंस में, मतलब जिस डेट पे हमारा कैश सेल्स हुआ है उसी डेट पे कैश बुक में उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया, उसी डेट पे। अब जरूरी नहीं कि उसी दिन पे करेगा, लेकिन उसी डेट के अकॉर्डिंग किया गया है कि नहीं, इसका भी वेरिफिकेशन कैश बुक से किया जाएगा। ये क्या हम लोग अभी कर रहे हैं, ऑडिटिंग ऑफ या वाउचिंग ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस कैसे होता है, वाउचिंग ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस कैसे होता है, या वाउचिंग ऑफ द रिसीट्स कैसे होता है। ठीक है, इसका हम लोग कर रहे हैं। पॉइंट। फिर एग्जामिन द सिस्टम, एग्जामिन द सिस्टम फॉलोड बाय द एंटिटी टू डिपॉजिट द कैश सेल्स इन द बैंक अकाउंट। अब आपने देखा होगा ऐसा, जैसे आज हमारे कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले तो बिल्कुल ही कम था, अभी बहुत ज्यादा हुआ, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। लोग बैंक के कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और फिर जो यूपीआई वगैरह यूज करके पेमेंट्स करते हैं। सो दैट इज ऑल द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। लेकिन आज भी आप देखते हो कि बहुत सारे जगह पे ऐसे प्रैक्टिसेस है या बहुत सारे शॉप्स पे पूरा भरपूर लेवल पे कैश एक्सेप्ट किया जाता है, और बहुत सारे पब्लिक के पास कैश मनी है जो कैश मनी जाकर के अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करते हैं। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वे तो बिजनेस पूरा सही तरीके से कर रहे हैं, तो ये अपने बिजनेस में जो कैश उनके पास कलेक्शंस होते हैं, कैसे ये लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में। बैंक में डिपॉजिट करने का सिस्टम कैसा है कि जो मंडे को कलेक्शन हुआ वो ट्यूसडे डिपॉजिट होगा, ट्यूसडे का कलेक्शन वेडनेसडे डिपॉजिट होगा, इस तरीके से चल रहा है, या वीकली कैश डिपॉजिट हो रहा है, वीकली कैश डिपॉजिट ये लोग कर रहे हैं, या एवरी 3 डेज में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। सो इस सिस्टम्स को ऑर्गेनाइजेशंस क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर और प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कैश को डिपॉजिट करने का। जो कैश में उनके सेल्स हो रहे हैं ना, उस कैश को डिपॉजिट करने के एक स्पेशली उनके अपने सिस्टम से, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कैश जमा होगा। ठीक है। So examine the system to be followed by the entity to deposit the cash in the bank account. It need to be verified with the bank statement. और अब क्या किया जाएगा, बैंक में भाई आप कैश जमा करोगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट जो निकल के आएगा ऑडिटर के सामने, उसमें लिखा रहेगा डेट वाइज कौन सा तारीख पे आपने आपका कैश सेल्स हुआ, इस डेज पे आपने कैश ले जाकर डिपॉजिट किया, उसको बैंक स्टेटमेंट से और आपके कैश सेल्स के जो ट्रांजैक्शन है उससे उसको वेरीफाई करके चेक कर किया जा सकता है कि आपने प्रॉपरली अपने कैश सेल्स के अमाउंट को ले जाकर के बैंक टिक किया है, मतलब बैंक में जमा किया है, डिपॉजिट किया। क्लियर है मेरी बात ना। ये सारा स्टेप्स कौन, जो मैंने सारे स्टेप्स बता रहा हूं, यहाँ 7 स्टेप्स हमने अपने ऑडिटिंग का बताया। किसके लिए, कैश सेल्स के लिए। ऑडिट ऑफ रिसीट्स, अब रिसीट्स हमारा कैश सेल्स होकर करके भी आ सकता है, एसेट्स को सेल करके भी आ सकता है। तो अभी मैं कैश सेल्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो अपने ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं उनका ये वाउचिंग करते वक्त ऑडिटर्स ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है। फिर एग्जामिन द कैंसिल्ड कैश मेमो, एग्जामिन द कैंसिल्ड कैश मेमो विथ इट्स ओरिजिनल कॉपी टू प्रिवेंट द मिस अप्रोप्रिएशन।
अगर कोई कैश मेमो कैंसिलेशन हो रहा है, प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, कैश मेमो कैंसिलेशन हो रहा है, तो उसकी ओरिजिनल कॉपी से वेरीफाई किया जाएगा, बिकॉज ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास आ जाएगा जब आपका कैश मेमो कैंसिल हो जाएगा तब। तो ऐसे सिचुएशन में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कैश मेमो, कैंसिल्ड कैश मेमो, ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कैंसिल्ड कैश मेमो को भी एग्जामिन किया जाता है। ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। दूसरा हमारा रिसिट्स कैसे हो सकता है, सेल ऑफ एसेट्स करके रिसिट आ सकता है। दूसरा रिसिट्स आने का तरीका क्या है मेरे बच्चों, सेकंड रिसिट्स आने का तरीका हमारा यहाँ पे सेल ऑफ एसेट्स करके, एसेट्स को बेच करके। सो मेरे बच्चों, इंश्योर दैट द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल इज इन द प्लेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑथराइजेशन टू मेकिंग द सेल। ध्यान से, इंश्योर दैट द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल इज इन अ प्लेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ मेकिंग द सेल। मैंने इस पॉइंट पे भी आपको ऑथराइजेशन के बारे में बात किया था, इसका भी फर्स्ट पॉइंट पे, एग्जामिन ऑथराइजेशन लेवल फॉर मेकिंग द कैश सेल्स। मैंने पहला पॉइंट इसका और जब एसेट्स आप बेच रहे हो उसका भी फर्स्ट पॉइंट, दोनों आर कॉमन, बोथ आर कॉमन। तो यहां पर क्या है हम लोगों का, यहां पर ऑथराइजेशन लेवल चेक किया जाता है कि कैश सेल्स करना बिजनेस में ऑथराइज्ड है कि नहीं है। यहां पर हम चेक करेंगे कि जो एसेट्स को सेल किया जा रहा है, इस एसेट्स का सेल करना इज ऑथराइज्ड फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और नॉट, दैट मींस मैनेजमेंट इज परमिटिंग फॉर द कैश सेल्स ऑफ द एसेट्स और नॉट। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑडिटर है, ऑडिटर उसको सबसे पहले ऑथराइज करेगा। क्लियर है ना। So ensure that the entity internal control is in a place in respect of authorization of making the ensure that the entity internal control is in a place in respect of authorization of making the cash sales, इसको चेक करेगा। फिर ensure the means of sales of the assets it is a direct sale or by means of agent। कैसे सेल किया गया है, ensure the means to sell the assets। जो एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल हो रहा है, ये एसेट्स का सेल जो है ये डायरेक्टली कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन इसको सेल कर रहा है या किसी एजेंट के थ्रू ये सेल हो रहा है। इफ इट इज अ डायरेक्ट सेल देन चेक द अमाउंट कलेक्टेड विथ रेफरेंस टू द कॉपी ऑफ द रिसीट इशूड। आपने कोई एसेट्स बेचा, एसेट्स आपने सेल किया, तो आपने रिसीट भी इशू की, कॉपी ऑफ द रिसीट आपको जो होगा उससे भी चेक किया जाएगा कि ये डायरेक्ट सेल है। तो जो कलेक्टेड अमाउंट कलेक्टेड विथ रेफरेंस टू द कॉपी ऑफ द रिसीट इशूड, आपने रिसीट इशू किया, कैश कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीट इशू किया, कैश कलेक्ट किया, तो ये डायरेक्ट सेल है, तो इसको चेक किया जाएगा। और अगर ये किसी एजेंट के थ्रू सेल है देन एग्जामिन द टर्म्स विद द एजेंट। अगर किसी एजेंट ने आपको एसेट्स को सेल कराया है तो एजेंट्स के साथ आपके टर्म्स कंडीशन कैसा है। भाई एजेंट्स अगर आपके लिए सेल करेगा तो वह कमीशन मांगेगा कि फ्री में करेगा, कमीशन तो मांगेगा, तो उसके साथ आपका कमीशन सेटिंग कितना है कि आपका वह एसेट्स को सेल करा रहा है तो आप उसको कितना परसेंटेज कैश दे दोगे और कितना अपने पास रखोगे, ये सारी बातें भी इसमें चेक किया जाएगा। ऑडिटर्स मतलब इसको चेक करेगा, एग्जामिन करेगा। अच्छा, ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो सेल ऑफ द एसेट्स किया गया है, वैल्यू इंश्योर द सेल्स वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रीजनेबल। जो एसेट्स सेल किया गया है उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो रीजनेबल है कि नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसेट्स जो सेल किया गया है उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आज 10,000 रुपीज है और उसको हमने अपने सेल्स में दिखा दिया 3,000 रुपीज में और 7,000 रुपया साइड से ले लिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इंश्योर द सेल्स वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रीजनेबल। ये जो सेल्स वैल्यू दिया गया है, जितने में सेल किया गया, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यार, वो मार्केट में वो होता है ना उसको निगोशिएशंस, तो निगोशिएशंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं होता है ना कि पूरा का पूरा इतना बड़ा सेल्स वैल्यू एसेट्स का, एसेट्स की वैल्यू आज क्या अपीयर्ड है हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में और हमने उसको कितने में सेल कर दिया। सो इसका भी वैल्यू को बारे में भी रीजनेबली इसको चेक किया जाएगा। चेक दैट द अमाउंट ऑफ द सेल प्रोसीड इज ड्यूली अकाउंटेड फॉर। और जो एसेट्स को सेल करके जो कैश कलेक्शंस आ रहे हैं या एसेट्स को सेल करके जो मनी आ रहा है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया गया है या रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसको भी चेक किया जाएगा। एंड द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग। एसेट्स अकाउंट बनाए हो ना कभी जिंदगी में आप लोग, थोड़ा एक बार मैसेज करके हमें बताओ कि एसेट्स अकाउंट आपने कभी बनाया कि नहीं। मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट कभी आपने बनाया या नहीं बनाया है। आपने बनाया है तो एसेट्स अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं और एसेट्स को सेल करते हैं तो एसेट्स को सेल करने से दो ही बातें हो सकती है, या तो प्रॉफिट अराइज होता है या तो लॉस अराइज होता है। सो प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स इज ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है ना।
तो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, अगर हमारे को लॉस हुआ ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स तो उसको पीएल में डेबिटेड करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो पीएल में क्रेडिटेड करेंगे। इसको भी हम लोग ने किया है या नहीं किया, अगर हुआ है तो इस चीज को भी हम लोग रिकॉर्ड किया है कि नहीं, इसको बुक ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली इसका भी चेकिंग किया जाएगा। अभी हम लोग रिसीट्स की ऑडिटिंग पढ़ रहे थे, रिसीट्स की ऑडिटिंग पढ़ रहे थे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। मैं आपको अभी क्या बताने वाला हूं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर बताने वाला हूं। बच्चों आ जाइए ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर नंबर पॉइंट पे। मैं तो आप लोगों को इतना सलाह दे रहा हूं बार बार, जब भी जो भी टॉपिक मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, आप उसी दिन लग के, आपने 2 दिन फॉलो भी किया, 2 दिन 3 दिन आपने फॉलो भी किया कि जो टॉपिक हमने आपको ऑडिटिंग में कराया उसको आपने ठीक से उसी दिन पढ़ के नक्की कर दिया। आप ऐसे ही करो, जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, मैं अगर आपको 8-10 पेज पढ़ा रहा हूं तो आप उस दिन और 10 पेज एक्स्ट्रा पढ़ करके उसको उसी दिन करके लिख के खत्म कर दो उसी दिन। 50 नंबर आपके इससे भी कवरेज है एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा एग्जाम्स में। पास करने का मतलब सोचना ही नहीं पड़ेगा, आराम से आप उस पेपर में निकल जाओगे। हर पेपर में आपको इस तरह के फंडामेंटल्स में दे रहा हूं, अगर आप फॉलोअप करोगे तो आपको एग्जाम्स पास करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपको फॉलोअप करना पड़ेगा और उसको मतलब उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं खाली सुनने से नहीं होगा या मेरे बोलने से नहीं हो जाएगा, मेरे बोलने से भी नहीं होगा, आपके सुनने से भी नहीं होगा, उसके ऊपर एक्ट करना होगा, एक्शन लेना होगा आपको, ठीक है। सो थोड़ा सा फॉलोअप करो, बहुत अच्छा जाएगा। टाइम हर दिन एक दिन टाइम कम होते जा रहा है आपका एग्जाम्स का, अब देख रहे हो ना, हर दिन एक एक दिन कम होते जा रहा है और आपके एग्जाम्स नजदीक आए जा रहे हैं। सो आप उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो अपने टाइम का पूरा फुल इस्तेमाल करो, ठीक है। अभी घूमने फिरने का वक्त नहीं है, पिकनिक मनाने का, ठीक है भाई। देखो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, ट्रांजेक्शंस विथ डायरेक्टर्स। ट्रांजेक्शंस विथ डायरेक्टर्स, ये ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में जो मैं पॉइंट करा रहा हूं, ट्रांजेक्शंस विथ डायरेक्टर्स, कंप्लायंसेस विथ सेक्शन 188 of the Companies Act 2013, check that any contract entered into by the director or his relative etc with the company is approved by the board of directors in accordance with the provision of section 188 of the Companies Act 2013। हम अभी पॉइंट आपको क्या बताने जा रहे हैं, ट्रांजेक्शंस विथ ऑडिटर्स, ट्रांजेक्शंस विथ ऑडिटर्स, ट्रांजेक्शंस विथ ऑडिटर्स में, ट्रांजेक्शंस विथ ऑडिटर्स में कंपनी का, सॉरी ट्रांजेक्शंस विथ द डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के साथ कंपनी के अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं तो इसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया है या नहीं दिया है, इसके लिए कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है, सेक्शंस के प्रोविजंस है, उसको कंप्लायंसेस को फुलफिल किया गया है नहीं, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे। चेक दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय द डायरेक्टर और हिज रिलेटिव विद द कंपनी is approved by the board of directors or not as per section 188 of the Companies Act 2013। Disclosure of the interest by directors, every director of a company who is directly or indirectly concerned or interested in a contract or agreement entered or proposed to be entered कर चुका है या proposed to be entered है with the company may disclose his interest to the company at the board meeting। वो अपने board meeting में अपने interest को disclose करेगा। Compliances with section 197 of the Companies Act 2013, the remunerations paid to the director of public companies or the private companies which are subsidiaries of the public companies। क्या बोला है, पब्लिक कंपनी जो अपने डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन पेड करती है या प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है वो अपने डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन पे करती है, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में जो मैक्सिमम लिमिट डिसाइड किया गया एज पर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसी के अकॉर्डिंगली ये रिम्यूनरेशन पेड होना चाहिए, ठीक है। ये 3 सेक्शन याद रखना आपको। अब आ जाओ भाई वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मैं तो यहां पर खाली लिख दिया हूं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लेकिन आपके एग्जाम्स में ना अलग अलग डेटर्स का वेरिफिकेशन आता है। डेटर्स का वेरिफिकेशन आएगा आपको, फर्नीचर का वेरिफिकेशन आएगा आपको, कैश एंड बैंक बैलेंस का वेरिफिकेशन आएगा। तो अलग अलग एसेट्स के नाम से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है और आपको उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग टॉपिक्स आपके इंस्टीट्यूट के बुक में दिए हुए हैं। तो ये तो मैं बता रहा हूं आपको जो सभी जगह पे आप यूज कर सकते हो, और साथ में आप उसके भी 3-4 पॉइंट्स करेंगे रेगुलरली एकदम।
verification of assets and liabilities. In case of capital item, the auditor is required to be go beyond vouching and verify the physical existence. अगर कोई कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हो रखे हैं तो ऑडिटर्स वाउचिंग नहीं खाली करेगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को खाली वेरीफाई नहीं करेगा, वह फिजिकल भी वेरिफिकेशन करेगा, फिजिकली भी वेरिफिकेशन करेगा एंड इवेलुएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू अराइव एट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. भाई बुक ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स की वैल्यू लिखी गई है, से फॉर एग्जांपल ₹20,000, और रियलिटी में देखो तो वह एसेट्स एग्जिस्ट कर रहा है, एसेट्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ 12,000 का ही एसेट्स. तो इसके लिए उसे फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होता है, वाउचिंग के बियॉन्ड भी जाना पड़ता है ऑडिटर को. कैपिटल आइटम्स जहां पर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के आइटम्स जहां पर होते हैं, इसमें उसको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है ताकि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशंस के ट्रू एंड फेयर व्यू को वह जान सके. Hence, verification may be defined as, वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन इज एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, मतलब जो एसेट्स की वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट्स में अपीयर हो रहा है वही वैल्यू क्या एसेट्स का रियली में है, उसका ओनरशिप, हु आर द ट्रू ओनर ऑफ द एसेट्स, टाइटल, एग्जिस्टेंस, खाली बुक में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, फिजिकली भी तो एसेट्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी वेरीफाई करता हुआ. एंड पोसेशन ऑफ एनी चार्ज, पोसेशन ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट्स, क्या एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज है, मतलब एसेट्स को किसी को चार्ज क्रिएट करके उससे कोई फंड वगैरह लिया गया है. वेरिफिकेशन मींस प्रूविंग द ट्रूथ, ट्रूथ को प्रूव करना. वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एज द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स होगा, ऑफ एसेट्स. इफ द लायबिलिटीज आर ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड, लायबिलिटी को बढ़ा के भी दिखाया जा सकता है, कम करके भी दिखाया जा सकता है. The balance sheet will not present a true and fair view of the state of affairs of the business. So in this situations, liability को भी वेरिफिकेशन करना ऑडिटर्स की ड्यूटी है ताकि वह बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू को चेक कर सके. अब आपकी यहां पर क्या ड्यूटी बनती है मेरे बच्चों, आपसे मेरी कुछ रिक्वेस्ट है और इस रिक्वेस्ट को आप लोग जरूर से फॉलो अप करेंगे. मैंने आपको बताया कि जैसे आपको कौन कौन से एसेट्स को, मैं बोल दे रहा हूं एक बार, आप लोगों को एक बार बोल दे रहा हूं, आप लोग देख लो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है. वाउचिंग ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपको करना है. जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड एसेट्स का, एंड इसके बाद आपको वाउचिंग कमीशन पेएबल का करना है, ऑडिट फी का, फ्रेटेज एंड चार्जेस का, इन सब पॉइंट्स का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन सब पॉइंट्स को आपके इंस्टीट्यूट के बुक में सारे दिए हुए हैं, एसेट्स के भी कई सारे दिए हुए हैं. तो आपको इसको निकालना है अपने इंस्टीट्यूट के बुक से जाकर के. अगर आप कोई लोग इंस्टीट्यूट का बुक ओपन करके रखे हो तो देख सकते हो जाकर के, वहां पे उसको निकाल करके आपको लिखते हुए कुछ पॉइंट्स का जाना. और जब आप करेंगे ना, 2-3 करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स तीनों चारों में कॉमन 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 आ रहा है. तो आपके जो कॉमन पॉइंट्स है वो तो सब में आपको एक जैसा ही याद रखना है और रहेगा ही कॉमन. ऐसे जब आप लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करोगे तो लायबिलिटीज के वेरिफिकेशन में भी पॉइंट्स कॉमन मिलेंगे. सो इस तरीके से आपको पूरा उन पॉइंट्स को एक साथ लिख करके आज ही प्रैक्टिस करके खत्म कर देना है, ठीक है. तो अगले सेशन में न्यू टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूं. न्यू टॉपिक आप सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट पे जाकर के फॉलो करके देखते रहिए, ठीक है. थैंक यू सो मच एवरीवन.